जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग आपका मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और उस क्लास में हमारा आज का टॉपिक होगा आपका बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यानी कि ये सब हम बंगाल के उस समय की स्थितियों को जानेंगे कि बंगाल में कौन कौन से नवाब कब बदले, या बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या संघर्ष रहा। अभी मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, पिछले संघर्ष में हमने जाना था किसके बारे में। तो आप कहेंगे कि भैया ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, और वो भूमि थी आपका हैदराबाद और कर्नाटक की। यानी कि दक्षिण भारत में संघर्ष कर रहे थे आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसमें विजय हुई अंग्रेजों की फाइनली। और फ्रांसीसियों का क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, अंत हो गया। और उससे पहले अंग्रेज वेदरा के युद्ध के द्वारा डचों को भी पराजित कर चुके थे। तो ये सारी घटनाएं हम सब लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब को शुरू करने से पहले साथी कुछ आपको मैं पिछले बिंदुओं पर ले जाना चाहूँगा। ठीक है, कुछ आपसे पूछना चाहेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, टॉपिक को लिखिए, बंगाल के नवाब। बंगाल के बंगाल के नवाब, नवाब्स ऑफ बंगाल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन एसएससी मैं कहूँ कि किसी भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ कि आपका बंगाल के नवाब से एसएससी ने क्वेश्चन ना पूछा। कोई भी ईयर, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, हमेशा प्रश्न आना तय है। और इस बार भी आना प्रश्न एसएससी के सभी एग्जाम्स में। आप जब देंगे तो आप देखेंगे, तो आपकी शिफ्ट में ना आए, किसी और आएगा जरूर। ठीक है, तो बंगाल के नवाब मुझे बता सकते हैं आप, बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो बंगाल का जो पहला नवाब है उसका नाम नोट डाउन करना, क्रम लिखते चलना, नंबर 1 लिखना तो हम समझ। पहला नवाब, तो नंबर 1 पे लिखना मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है मोहम्मद हादी। कभी भी पूछे मोहम्मद हादी किसका उपनाम था, या आपसे पूछे किसका नाम आपका सूर्य नारायण मिश्रा था, क्योंकि एक आपका हिंदू व्यक्ति था और जो कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका इस्लाम में, सूर्य नारायण मिश्र। इसके बारे में जो तथ्य दिए हैं वो एक इतिहासकार हैं, जदुनाथ सरकार। तो इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार उनका नाम जो है वो सूर्य नारायण मिश्रा था, और बहुत सारे इतिहासकारों ने उनकी बात का समर्थन किया। ठीक है, तो ये आपका बंगाल का नवाब बना कैसे। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था कि आपको बैकफुट पे ले जाना चाहेंगे। मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि औरंगजेब की डेथ किस वर्ष में, तो आप कहेंगे औरंगजेब का 49 वर्षों का शासनकाल रहा, 1658 से 1707। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, तो औरंगजेब की मौत के बाद में गद्दी पर बैठा था आपका कौन, तो आप कहेंगे शाह आलम प्रथम, या हम कहें मुअज्जम, या हम कहें बहादुर शाह प्रथम। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था 1707 में। ये सबको पता है, थम्स अप करके बताना जी भैया हम इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, बैक एंड पे लेके जा रहे हैं आपको, थोड़ा सा घटनाएं और ज्यादा स्पष्ट आपको होंगी। औरंगजेब औरंगजेब के बाद गद्दी पर आया था आपका, का सबसे प्रचलित नाम शाह आलम प्रथम से भी ज्यादा उसका प्रचलित नाम है बहादुर शाह प्रथम। का नाम था मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, या जिसको हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। मुअज्जम गद्दी पर कब से कब तक रहा था, तो आप कहेंगे औरंगजेब की डेथ हुई थी आपका 1707 में। 1707 में, और 1707 से लेकर के 1712 तक, 1707 से लेकर के 1712 तक रहा था आपका बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के बाद में कौन आया था, बहादुर शाह प्रथम के बाद में, बहादुर शाह प्रथम के बाद में आया था लंपट मूर्ख, जिसको हम जाहदर शाह कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके बाद में गद्दी पर आया था आपका जहांदर शाह। यहीं पर हमको कहानी स्पष्ट होगी। देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप।
बहादुर शाह, तो लंपट मूर्ख। इस बहादुर शाह प्रथम का, जब बहादुर शाह प्रथम आपका गद्दी पर था, तो बहादुर शाह प्रथम का जो पुत्र है, इसका जो बेटा है, का बेटा, इसके बेटे का नाम है अजीम उस शान, अजीम उस शान। मुझे बताएं फटाफट से, अजीम उस शान किसका बेटा है? मुअज्जम का। और जब मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का शासक है, तो उस समय पर उसने बंगाल की जो सूबेदारी दे रखी है, वो दे रखी है अजीम उस शान को। यानी याद रख लेना, अजीम उस शान के पास में क्या थी? बंगाल की सूबेदारी थी, बंगाल की सूबेदारी। और बंगाल की सूबेदारी इस पे औरंगजेब के समय से ही थी, यानी 1697 से 1712 इसकी डेथ तक इस पे बंगाल की सूबेदारी रही। छोटी सी बात। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे वो समझना। तो आपको सारा फैमिली ट्री क्लियर है कि अजीमुस्सान कौन है और कहां पर नियुक्त था। यही अजीमुस्सान है जिसने, जो आज पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जिसको आज हम जानते हैं बिहार में पटना के नाम से, इसी ने ही जब इसकी बंगाल में सूबेदारी थी, तो इसने पाटलिपुत्र का नाम अपने नाम पर अजीमाबाद रख दिया था। लिखें एक बार, क्या कर दिया था इसने पाटलिपुत्र का नाम? तो कहीं किनारे पे नोट करिए, पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद अजीमुस्सान ने की। अजीमुस्सान कौन है? औरंगजेब का पोता है। ठीक है, छोटी सी बात थी। अब यहां पर देखो बात क्या हो जाती है, दिक्कत क्या है कि जब जहांदर शाह को गद्दी पे बैठना था, तो जहांदर शाह ने संघर्ष किया, और जहांदर शाह ने इस संघर्ष में क्या किया था? अजीमुस्सान को मारा था। बात क्लियर? तो ये जो अजीमुस्सान था, जब मैं कह रहा हूं 1712 में इसकी क्या हुई? डेथ हुई। तो इसकी डेथ के पीछे रीजन है कि गद्दी के लिए, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई 1712 में, तो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अजीमुस्सान ने खुद को बोल दिया कि भाई मैं एक मुगल उत्तराधिकारी हूं। तो इसके जो बाकी के 3 भाई थे, रफीसुस्तान वगैरह, ये आपका जहांदर शाह, ये सब तीनों एक हो गए और इन्होंने अजीमुस्सान का कत्ल करवा दिया। ठीक है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है। तो इसी अजीमुस्सान का जो पुत्र है वो लिखना, अजीमुस्सान का पुत्र है आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर भी क्या मुगल शासक रहा था? हाँ या ना? अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो। तो फर्रुखसियर ने जो हत्या करवाई थी जहांदर शाह की, वो इसीलिए करवाई क्योंकि इसके पिता को भी मार डाला गया था, तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। ओके, अब यहीं पे अब वापस आएंगे। ये तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया मुगलों के समय का। यहां पर एक छोटी सी चीज है, ये मुर्शिद कुली खां का उदय फिर कैसे हुआ। तो 1700 में मुर्शिद कुली खां, इसको कुली खां लिख लेना सिर्फ, कुली खां बंगाल का दीवान बना। भाई साहब, दीवान का क्या कार्य होता था? मैंने आपको बताया था एक दिन, मुगल प्रशासन बताओ। बंगाल का दीवान बना 1700 में। तो 1700 में तो औरंगजेब ही है। ठीक है, बिकेम ए दीवान, मुर्शिद कुली खां बिकेम ए दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल इन 1700 में। ठीक है, तो इसके हमेशा झगड़े किससे रहेंगे? तो दीवान किसके अधीन होगा? सूबेदार के अधीन होगा। बड़ा पद किसके पास है बंगाल में बताइए? अजीमुस्सान के पास में। तो उसके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां मतलब जो आपका भी कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर थे? तो कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर के थे कि भी जो रेवेन्यू था, अजीमुस्सान तो चाहता था कि ये बंगाल में जो ज्यादा रेवेन्यू वो मेरे पास रहे, क्योंकि उसको पता था उसको भविष्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। मैंने कहा ना, अजीमुस्सान ने कहा कि भाई मैं मुगल उत्तराधिकारी हूं, यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद में गद्दी पे मैं बैठूंगा, तो उसको पैसे की। लेकिन जो मुर्शिद कुली खां था वो एक अच्छा व्यक्ति था। मुर्शिद कुली खां का ये टारगेट था कि जो भी रेवेन्यू आए वो कहाँ जाना चाहिए? वो जाना चाहिए आपका जो मुगल हेडक्वार्टर यानी आगरा पहुंचना चाहिए। ऐसे जान के चलिए आगरा दिल्ली वो पहुंचना चाहिए। तो वो इस बात को लेकर के अड़ा रहता था। तो कई बार तो अजीमुस्सान ने ये प्रयास किया कि एक काम करते हैं, इस मरवा देते हैं मुर्शिद कुली खां को, और उसने सैनिक भी भेज दिए उसको मरवाने के लिए। अब सैनिक जब गए तो उधर मुर्शिद कुली खां को ये बात पता थी। मुर्शिद कुली खां ने उन्हीं सैनिकों से कहा कि तुम जो मुझे मारना चाहते हो, तो इसकी खबर औरंगजेब को भी है। अब तुम देख लेना औरंगजेब तुम्हारा क्या हाल करेगा। अंडर था वो,
तो कहते सैनिकों ने उसको मारने का इरादा टाल दिया और अजीमुस्तान ने भी ये कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। औरंगजेब की मौत के बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो किस किस के बीच संघर्ष रहता था, दोनों व्यक्तियों का नाम जरा मेमोराइज करिए। अजीमुस्तान और, यहां लिख लेना इस बात को, अजीमुस्तान किस बात के लिए रहता था कॉन्फ्लिक्ट, एक शब्द लिखें, अजीमुशान और कुली खां। और इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया सारा। कुली खां के बीच संघर्ष था। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजीमुसान एंड कुली खां। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कुली खां एंड अजीम। अजीम भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अजीमुस्तान के बारे में यहाँ पे लिखना। तो इसने क्या किया कुली खान ने कि भाई ये तो वो अब बार बार मुझे परेशान करता है। 1707 में तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब का सहारा लेकर के बचा रहता था। लेकिन फिर तो इसने क्या किया कि भाई हमको तो जो है जहां पर अजीमुस्तान का प्रभाव ज्यादा है उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। और वो जगह थी आपका ढाका। तो इसने क्या किया, आपका मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपने हेडक्वार्टर को चेंज कर लिया। मुर्शिद कुली खान ने, लिखना, मुर्शिद कुली खान ने, कुली ने राजधानी ढाका से, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसको उस समय मकसूदाबाद भी कहा जाता था, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है, कहानी क्लियर है। मुर्शिदाबाद क्या बोलेंगे, कुली खां ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड हिज हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदा मुर्शिदाबाद। यहां तक कोई परेशानी? तो अजीमुस्तान वहां पर फिर बीच में किस संघर्ष में आ गया, यहां पर आए वापस लौट करके। जैसे ही अजीमुस्तान के पिता की मौत हुई 1712 में, तो अजीज खान ने कहा कि भाई गद्दी पर तो हमारा शासन है, लेकिन इसके क्या तीनों भाई, जो तीन भाई थे इसके खिलाफ हो गए। तीन भाइयों में से एक है जहादर शाह जिसने नेतृत्व किया और इसको मार डाला गया। तो इसका बेटा जो फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर, इसको हमको याद रखना है। मुझे बताइए फर्रुख सियर ने जो शासन को हासिल किया था तो किन की हेल्प से उसने उसको हासिल किया, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। वो कौन लोग थे जिसकी मदद से फर्रुख सियर ने वापस गद्दी को पाया या अपने पिता की मौत का बदला लिया? तो आप कहेंगे वो सब थे भैया किंग मेकर्स, यानी कि सैयद बंधु। तो सैयद बंधुओं की हेल्प ली थी फर्रुख सियर ने। और यही फर्रुख सियर था कि जब वो सैयद बंधुओं से हेल्प ले रहा था तो उसी समय पर वो गया मुर्शिद कुली खां के पास भी। उसने कहा कि भैया हमको तो सत्ता पलटनी है और हमको इसके लिए चाहिए पैसा, इसके लिए हमको धन चाहिए, और ये धन प्लीज तुम हमको दे दो, तुम हमारी मदद करो और भविष्य में हम फिर तुमको जो है पूरा बंगाल देंगे। तो उस समय पे क्या किया उसने, उसने कहा कि मैं नौकर थोड़ी हूं तुम्हारा। तो कहते हैं कि फटकार करके भगाया मुर्शिद कुली खान ने। फर्रुख सियर के जो प्रतिनिधि गए थे बात करने के लिए, ने कह दिया कि मैं फर्रुख सियर का नौकर नहीं हूं, ठीक है, मैं सल्तनत के लिए काम करता हूं। लेकिन बाद में फर्रुख सियर जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उसके कदमों में मुर्शिद कुली खां ही पहुंचा, नजराना गिफ्ट भेंट लेकर के, बोला भाई साहब गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया था। तो बाद में फिर फर्रुख सियर ने उसको माफ भी कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस समय पर इन सबका क्या योगदान था, मुर्शिद कुली खां की स्थिति क्या थी? तो अगली बात पर आएंगे। अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पहले फर्रुख सियर ने हेल्प किससे मांगी थी, मुर्शिद कुली खां से। पहली बार में उसने हेल्प देने से मना कर दिया था, लेकिन फर्रुख सियर जब अपने संघर्ष में आगे बढ़ा तो मुर्शिद कुली खां ने उसको सरेंडर कर दिया और उसने कहा अपनी गलती स्वीकार की। तो उसके बाद फर्रुख सियर ने उसकी गलती माफ कर दी और फर्रुख सियर ने उसको क्या बोला, याद रखना, कुली को, कुली लिखना, कुली खां को फर्रुख सियर ने, फर्रुख सियर ने फर्रुख सियर ने 1717 में
1717 में क्या किया? 1717 में बंगाल की सूबेदारी दी। तो पोस्ट बढ़ गया, हाँ या ना? बंगाल की सूबेदारी दी, पहले था दीवान और अभी सूबेदारी दी। गिव द, क्या बोल सकते हैं इसको? हम कहते हैं फर्रुखसियर मेड हिम एज ए गवर्नर। सूबेदार का मतलब था गवर्नर। फर्रुखसियर मेड हिम ए गवर्नर, गवर्नर इन 1707। और इसी समय पर थोड़ी सी कुली खाकी जैसी ही शक्ति बढ़ी तो उसने क्या किया? उसने एक काम कर दिया 1717 में, जब उसको सूबेदार बना दिया गया तो उसके अगले ही 2 वर्ष 1719 में उड़ीसा को, उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया, बंगाल में मिला, यानी उसके क्षेत्र को भी। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? जैसे ही बंगाल में मिला लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? उड़ीसा, उड़ीसा वाज मर्ज्ड टू, मर्ज्ड टू बंगाल इन 1790। तो बंगाल का क्षेत्र क्या हो गया है? अभी बंगाल का क्षेत्र बढ़ गया। और बंगाल का क्षेत्र बढ़ गया किस वजह से? कि उसमें उड़ीसा को शामिल कर लिया गया। और मुर्शिद कुली खान ने जो अपना दामाद था सुजाउद्दीन, उसको बना दिया यहाँ पर डिप्टी गवर्नर, जिसको नाइब भी कहा जाता था। तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी किसके द्वारा संभालता था वो? इसकी जिम्मेदारी संभालता था, याद रख लेना, उड़ीसा का, उड़ीसा का नाइब, नाइब बोले या नाइब को ही हम बोलते थे आपका डिप्टी गवर्नर, या खाली डिप्टी भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी गवर्नर से छोटा पोस्ट था, सूबेदार से, या डिप्टी सूबेदार बोल दे, उप सूबेदार बोल दे, जो भी आप चाहें, सब एक ही पद है। उड़ीसा का नाइब इसने बनाया सुजाउद्दीन को, उड़ीसा का नाइब सुजाउद्दीन। अब ये सुजाउद्दीन कौन है फिर? सुजाउद्दीन अपने दामाद को बनाया, तो इसका दामाद था ये, अपने दामाद को बनाया। ठीक है, दामाद को। कुली खा का एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसी समय पर इसने यहां पर क्या किया? अब बंगाल भी इसका हो गया और उड़ीसा का क्षेत्र भी। तो बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा कभी भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आगे जब मैं आपको बहुत सारी भूमि व्यवस्था बताऊंगा, जैसे मैं आपसे रैयतवाड़ी पर बात करूंगा, ये महलवाड़ी व्यवस्था पर बात करेंगे, अस्थाई बंदोबस्त पर बात करेंगे, तो वहां पर इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। इजारेदारी प्रथा, ये 4 प्रथाएं भारत में बहुत चर्चित रही हैं जो भू व्यवस्था को लेकर के हैं। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की ठेकेदारी शब्द सुना है आप सब लोगों ने, सब जानते होंगे ठेकेदार या ठेकेदारी। ही स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इजारेदारी, इजारेदारी, इजारेदारी सिस्टम इन, यह सिस्टम तो आपको पता ही है, सिस्टम इन बंगाल एंड उड़ीसा। अब ये जारीदारी प्रथा थी क्या भैया? बफ हो रहा है, तब ऐसा क्यों है? पर करो इसको भैया, अभी बताएंगे क्या? अभी आप लोग वापस जुड़ चुके हैं? कुछ शायद इंटरनेट की कोई समस्या हुई अभी, एक बार थम्स अप करके बताना, थम्स अप करके बता। अभी भी दिक्कत है शायद। ठीक है, अभी भैया सभी लोग एक बार थम्स अप करना और लिखना, या तो यस लिखना या ठीक लिखना, ताकि हमको पता चल पाए। ओके, अभी ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इसने यहाँ पर, फिर से हम बता देते हैं आपको, जब इसके अधीन हो गए बंगाल और उड़ीसा, तो यहाँ पर इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की। अब इजारेदारी क्या है भैया? तो इजारेदारी प्रथा आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजारेदारी प्रथा हुआ करती थी आपका, एक
इजारेदारी प्रथा हुआ करती थी आपका इजारेदारी प्रथा जो हुआ करती थी ये थी क्या आपका एक ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था आसान से शब्दों में समझ। इसमें क्या है, ठेकेदारी व्यवस्था का मतलब था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था। जैसे ये क्षेत्र था, ये कोई आपका एक जागीर थी। इस जागीर में क्या होता था कि ये आपका कुली खां बुलाता था कुछ लोगों को, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, तीन लोग आ गए जैसे ठेकेदार। उनसे बोलता था कि भैया तुमको देना है इस क्षेत्र का रेवेन्यू इकट्ठा करके, यहां से जो लगान वसूलोगे वो तुमको वसूलनी है, लेकिन तुम तीनों में से लगान या चार या पांच या छह जो भी, उनमें से लगान वही वसूलेगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। यानी कि बोली लगा करके ठेका दिया जाता था। जैसे कि मान के चलो आप बोली लगा दे कि भैया इस जगह का लगान हम आपको देंगे, और इसके लिए हम आपको जो लगान हम आपको इकट्ठा करके देंगे उसके लिए हमको ये जिम्मेदारी दे दो आप 1 लाख रुपए में। दूसरा व्यक्ति बोले नहीं हम तो 1.5 लाख दे देंगे इसका। तो तीसरा बोले 2 लाख हम दे देंगे। तो बोली तो समझते हो ना सारे लोग, ये तो सब समझते होंगे। आपका ऑक्शन जो होती है बोली, तो बोली के तहत उस भूमि के लगान की व्यवस्था उस व्यक्ति को दे दी जाती थी जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। बात क्लियर है? हम सब करके बताएं, छोटा सा कॉन्सेप्ट साफ सब लोगों को क्लियर हो गया इजारेदारी प्रथा क्या थी। तो इस तरह से इसने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया, जो कि बाद में आपका हम देखेंगे उसको कि वो जब स्थायी बंदोबस्त आएगा 1793 में कार्नवालिस से लेकर आएगा उसको, तो उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मैं वहां पर आपसे पूछूंगा इस बात को। यहाँ पर कहने की बात क्या है, तो ये सब जब शुरू हुआ तो अगली बात लिखे यहाँ पर 1727 में, 1727 में कुली खां की डेथ हो गई। कुली खां की डेथ हो गई, कुली खां की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अब चूंकि इसने इस तरह की व्यवस्था वहां पर शुरू की तो बड़ा विरोध भी हुआ था इसका। ठीक है भाई, जब इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की तो इजारेदारी में तो ये था ना कि व्यक्ति अगर एक बोली लगा करके उस जमीन को ले लेगा तो अनावश्यक लूट करेगा, फिर वहां पर जबरदस्ती बहुत सारी लगान बढ़ा करके ले लेगा, अपनी जेबें भरने के लिए लगान ले लेगा। तो वहां के बहुत सारे जमींदार उस समय पर कुली खां के विरोध में भी आए थे, जिनमें से प्रमुख व्यक्ति थे आपके सीता नारायण जमींदार थे। मतलब 3 विद्रोह हुए थे कुली खां के समय पर, अगर मैं आपको बताऊं 3 विद्रोह। तो ये जो इजारेदारी प्रथा थी इसके विरोध में 3 विद्रोह हुए थे, विरोध में 3 विद्रोह हुए थे जो इसके अंतिम समय तक चलते रहे थे कुली खां के। 3 विद्रोह कौन कौन से थे? एक विद्रोह प्रमुख माना जाता है सीताराम जी का, एक वहां के एक जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके साथ में थे एक व्यक्ति उदय नारायण, उदय नारायण, और एक व्यक्ति थे इनके साथ में तीसरे व्यक्ति, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। तो ये तीनों जमींदारों ने एक आपका इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पहला तो विद्रोह ये था। दूसरा एक विद्रोह हुआ था आपका सुजात खां ने किया था, सुजात खां, सुजात खां ने। और तीसरा जो विद्रोह किया था वो किया था आपका नजात खान ने। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था मुर्शिद कुली खां पर। और मुर्शिद कुली खां ने तो क्या कर दिया था, एक जमींदार जो इनके सपोर्ट में रहता था उसका नाम था राम जीवन। देखें एक बार नाम, कुली खां का कृपा पात्र था राम जीवन। तो उसने इन सब की जमींदारी छीन करके, गुलाम मोहम्मद की भी, उदय नारायण की भी, सीता नारायण की भी, सुजात खान की भी, नजात खान की भी, इन सब की जो जमींदारी थी उन सारी जमींदारी को इनसे छीन करके उसको रामजीवन को दे दिया था। तो इन लोगों ने विद्रोह भी किया और नुकसान भी उठाया आपका। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां की डेथ हो गई, और इसने बताओ उड़ीसा का जो नायब बना रखा था अपने दामाद को। तो इसका जो दामाद था, मुर्शिद कुली खां डाइड इन 1727, एंड आफ्टर दैट उसका जो दामाद था उसका क्या नाम है, सुजाउद्दीन। ये बनता है बंगाल का नवाब। नंबर 2 लिखना, कि कई बार परीक्षाओं में पूछ ले जाता है सुजाउद्दीन बंगाल का कौन सा नवाब था। सुजाउद्दीन, या बोले सुजाउद्दौला मोहम्मद खान, सुजाउद्दौला मोहम्मद खान। क्या रिलेशन है सब लोग जानते हैं। तो ये रहा आपका 1727 से लेकर के 1739 तक। चालाक व्यक्ति था,
अच्छा, अगर ये पूछे आपसे कोई कि बंगाल के नवाबों में सबसे अच्छी नवाबी किसने की, तो वो सबसे अच्छी नवाबी मानी जाती है सुजाउद्दीन की। कि सुजाउद्दीन ने सारी व्यवस्थाओं को टैकल किया, उन परेशानियों को हल किया। जैसे मुगल बादशाह से इसने संबंध बहुत अच्छे बना लिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1727 में मुगल बादशाह कौन था बताइए, तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद शाह रंगीला। देखो फर्रुख सियर आया था 1713, 1719 तक फर्रुख सियर रहा, और फिर फर्रुख सियर को भी सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया, आपका हेल्प से आया था, वो उनकी हेल्प से राजा बना था। उसके बाद में कौन आया था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने सैयद बंधुओं को खत्म किया था और मराठों की हेल्प लेकर के। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो 1719 से लेकर के 1748 तक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इस सुजाउद्दीन ने क्या किया, उसको बहुत सारे गिफ्ट भेजे, खूब पैसा भेजा सुजाउद्दौला। इसके समय पर इसने बैंकिंग सिस्टम को भी उठाया, और इसके समय के बैंकर थे, प्रमुख बैंकर बंगाल में सेठ लोग, क्योंकि बंगाल प्रोस्परस तो था ही। यहाँ पर एक था आपका सेठ आलमचंद। आलमचंद बहुत अमीर व्यक्ति था, सेठ आलमचंद। उसको बोला था इसने रे रायन, राजाओं का भी राजा कह दिया था। किसने कह दिया था, भारत के सारे राजाओं से ज्यादा पैसा तो इसके पास है। रे रायन की उपाधि, टाइटल ऑफ रे रायन टू सेठ आलमचंद बाई सुजाउद्दीन। इसके समय पर ही साथी एक चर्चित बैंकर था जगत सेठ। इसी के समय पर एक चर्चित बैंकर था आपका फतह चंद। फतह चंद, तो ये बंगाल में क्योंकि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, और बंगाल ने तो उस समय पर अगर कहें तो ये कहा जाता है, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें, तो उस समय बंगाल ने अपने व्यापार के द्वारा लगभग 6 करोड़ की चांदी अर्जित की थी, सोना अर्जित किया था। तो उस समय पर बंगाल को प्रोस्पेरस माना जाता था व्यापार की दृष्टि से। तो वहां पर एक बैंकिंग सिस्टम उभरा, कुछ सेठ लोग वहां उभर करके आए, और यही सेठ लोग फिर भारत की या बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप भी करते हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद बात जानोगे। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। हेलो 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 हेलो, फिर से कोई दिक्कत हुई है? शायद आज इंटरनेट हमको थोड़ा सा परेशान करेगा। रियली सॉरी। आपको साथ ही इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो फिर थोड़ा सा एक फ्लो टूटता है। अभी क्या हम वापस जुड़ पाए? क्या इशू क्या है, मतलब स्पीड कम है इंटरनेट का, हाँ? क्या वजह है? इंटरनेट का काम चल रहा कहाँ? भाई काम थोड़ी देर रुकवा लो, दिक्कत होगी क्लास में, बीच में कर लेना, शाम को रात को कर लेना क्लासेस में। ठीक है भाई साहब, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो सजाउद्दीन ने क्या किया कि उस समय पे जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसको बहुत सारे उपहार भेजे, बहुत सारा पैसा ये भेजता था। बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल बहुत समृद्ध था, बहुत रिच स्टेट हो चुका था, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पर चल रहा था। तो उसी समय पर इसने क्या किया, इसने भी अपने क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाया मुगल बादशाह की हेल्प से। तो अभी तक बंगाल में कौन सी जगह मिली थी मुझे बताएं? तो आप कहेंगे बंगाल में उड़ीसा को मिला लिया गया था। और सुजाउद्दीन के समय पर क्या हुआ, सुजाउद्दीन के समय पर क्या हुआ, 1732-33 में, 33 में बिहार को मिला लिया गया। बिहार को मिला लिया गया। बिहार मर्ज्ड टू बंगाल इन 1732 एंड 33। मर्ज्ड बिहार टू, बिहार टू बंगाल, इसके समय पर मिलाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये छोटा सा किसी जगह को मिलाते थे तो वहां पर क्या बनाते थे, तो सजाउद्दीन उड़ीसा का डिप्टी नाइब बना था, तो इसने भी बिहार में जिम्मेदारी दी, और यहाँ पर इसने डिप्टी नाइब बनाया अलीवर्दी खान को। डिप्टी नाइब या डिप्टी गवर्नर बोल लें, डिप्टी नाइब अलीवर्दी खान को बना, अलीवर्दी खान को बना, अलीवर्दी खान को बनाया, मेड डिप्टी नाइब टू अलीवर्दी खान। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो सुजाउद्दीन है, इसके समय पर जब इसकी मृत्यु हुई 1739 में, तो तीसरा गवर्नर बना सरफराज खान।
सरफराज खान लिखना। ये तीसरा गवर्नर है सरफराज खान। ये कौन था दरअसल में? को बोला जाता है ये सुजाउद्दीन का बेटा है, हैदर जंग। हैदर जंग इसका उपनाम था। और ये कौन था आपका? सुजाउद्दीन का बेटा था। तो जैसे ही सुजाउद्दीन की मौत हुई तो गद्दी पर कौन आया? सुजाउद्दीन का पुत्र आया और बंगाल का तीसरा नवाब बना, थर्ड नवाब। सर इस बार माइक में कुछ दिक्कत है। अरे आज क्या इसको हुआ है क्लास में यार? हमारी क्लास को किसी की नज़र तो नहीं लगी? दूसरा माइक मंगा भैया, दूसरा मंगा रहे हैं। इसमें क्या इशू है आज? वॉइस प्रॉब्लम है भैया, 1 मिनट देंगे बस, 1 मिनट। हाँ, तुम्हें नजर लग गई कि बात कैसे आवाज आ गई फिर मेरी? अभी इसको चेंज कराएंगे, इतने देखो, इतने मेरी बात सुनो। तो तीसरा नवाब कौन आया? लिखिए नाम, सरफराज खान, जो कौन है? सुजाउद्दीन का बेटा है। लेकिन यहाँ पर जो डिप्टी नायब है अलीवर्दी खान, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने सेठ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। और यहाँ पर 1700, सरफराज खान याद रख लेना कब बना, 1739 में बना था और 39 से 40 तक रहा। क्योंकि 1740 में इसके समय पर एक वॉर हुआ। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, देयर वॉज ए वॉर ऑफ गिरिया इन 1740 बिटवीन बिटवीन सरफराज और हैदर जंग, कुछ भी आप लिखिए। सरफराज, गिरिया का जो ये वॉर हुआ था, सरफराज वर्सेस वर्सेस अलीवर्दी। अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टिंग था? अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टेड था बताइए जरा। आप कहेंगे ये था भैया आपका बिहार में। और इसने क्या कर लिया? जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया। जगत सेठ बोला ये ज्यादा ईमानदार है, तुम लोगों को ज्यादा व्यापार नहीं करने देते। और इसका एक भाई था, उसका नाम है हाजी अहमद। हाजी अहमद, हाजी अहमद की मदद से। और इस वॉर में होता क्या है कि अली वर्दी खान की जीत हो जाती है, इसकी विजय हो जाती है। अभी तक बंगाल के कितने नवाब हुए थे बताएं जरा। तो आप कहेंगे बंगाल के 3 नवाब हुए। पहला नवाब कौन सा है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद में उसका दामाद, जो उड़ीसा में पोस्टेड था, सुजाउद्दीन, वह नवाब बना। और उसके बाद में उसका पुत्र सरफराज। तो ये जो आपका मुर्शिद कुली खां था, इसके वंश का नाम है नासिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के नासिरी वंश का अंतिम नवाब कौन है। तो आप वहां पर प्रश्न समझेंगे, अंतिम नवाब आपसे पूछ रहा है। जबकि अंतिम नासिरी नवाब कौन है? ये है सरफराज खान। क्योंकि अलीवर्दी खान इनके फैमिली मेंबर नहीं है ये, या इनके ब्लड लाइन से संबंधित नहीं है। तो इसको याद रख लेना। यहीं पे बोलते हैं नासिरी वंश का खात्मा हो गया। जैसे ही सरफराज खान की मौत हुई, नासिरी वंश का खात्मा हो गया, क्योंकि इस युद्ध में सरफराज खान मारा गया। एंड्स ऑफ नासिरी डायनेस्टी बाय द गिरिया वॉर इन 1740। 1740 के गिरिया युद्ध के द्वारा नासिरी वंश का खात्मा हो गया। बात क्लियर है? यहां तक की बात में किसी का दिक्कत तो नहीं? सर इसको इंग्लिश में लिख दीजिए बच्चा, इसको भी, वॉर ऑफ गिरिया को भी इंग्लिश में लिखने की जरूरत है? अरे इतना समझदार तो मैं आपको मानता हूं, मैं बोल रहा हूं। हम तो जब छोटे से थे तब हमारे गुरुजी बोलते थे तो हम इमला लिख लेते थे, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी। और हम तो आपको बोलते हैं दोनों लैंग्वेज में, और अब तो आप बड़े बच्चे भी हो सके हो और इतने बड़े हो गए और तब भी इमला भी नहीं लिख पा रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी यार। भाई साहब बदल दो इसको। क्या लगा ये क्या है? अरे तुम एक्सपेरिमेंट
ये तो रेड आ रहा है इधर। चालू है? क्या होगा साउंड सबको? हेलो हेलो, अभी बताएंगे अभी आवाज कैसा है? अभी एक बार बताएं आवाज अभी। बोलो जी, मजेदार है थोड़ी आवाज अभी। फैंटेस्टिक है, मस्त आवाज है, मधुर आवाज है, कुछ तो बोलो। ओके ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हमने बताया सरफराज खान को किसने हरा दिया? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ अली वर्दी खान, जो इन फैमिली रूट से नहीं था। उसने क्या किया, उसको एक जिम्मेदारी मिली थी बिहार में डिप्टी नायब की तरफ, कि मैं भी बंगाल का नवाब हो सकता। तो आपका उसने नासरी वंश का खात्मा कर चौथे नवाब के रूप बंगाल का चौथा नवाब बना। समझते चल रहे हैं ना भैया? इस तरह से बंगाल के नवाब बदलते जा रहे हैं। और अली वर्दी खान रहा 1740 से 56 रहा। और इसने क्या बोला इसके टाइम पर, अब आपको पता है, मैंने बताया 1700 से 1722। क्या कर रहे हो प्लीज बताओ, बताओगे क्लास सर्व होगी? सर्व कर। हेलो 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 हेलो, अभी बताइए भैया, अभी आवाज ठीक है? यार रियली सॉरी, मैं शायद तुम्हें परेशान बार बार पूछ, टेक्निकल थोड़ा सा गड़। अभी ठीक है भैया, बताएं एक बार। रियली सॉरी, शायद सोचेंगे यार, गलती होगी हम। ओके अभी परफेक्ट है। तो क्या बोलेंगे, अली वर्दी खान गद्दी पर आया। और अली वर्दी खान इस टाइम पे मुझे बताओ मुगल बादशाह कौन है? तो मुगल बादशाह इस टाइम रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला को इसने कहा एक मुश्त 20 करोड़ रुपए दे करके। अब तक, अब से पहले क्या था, जितने भी बंगाल के शासक थे वो सब के इसके आपका जो मुगल शासक थे, कहा भैया हम तुम्हारे अधीन वधीन नहीं रहेंगे, और तुम हमको एकमात्र स्वतंत्र नवाब घोषित करो, और इकट्ठा पैसा बताओ कितना लोगे। ये जो तुम बार बार पैसा लेते हो थोड़ा थोड़ा, हम तुमको इकट्ठा पैसा देते हैं। उन्होंने भी सोचा यार इकट्ठा मिल रहा है, और थोड़ा आपको पता ही है कि मुगलों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी, तो उन्होंने एक मुश्त पैसा ले लिया इससे। बोले भैया बताओ कितना पैसा दोगे? 20 करोड़ रुपए देंगे। क्या बोलेंगे? पर पहले वाला ही ठीक, इसी को लगा। हेलो 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 हेलो, कर दिया ऑन? अभी बताएंगे भैया, अभी आवाज ठीक है? यार आज तो खेल हो गया मतलब आवाज का। ये हम बीच में से जितना भी डिस्टरबेंस है इसको कट करवा देंगे, है ना? कोई नहीं, कभी कभी चलता है ना? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, आए जी, अली वर्दी खान गद्दी पर आ गया। और इसने क्या बोला कि भाई मुगलों को जो पैसे जाते थे, टैक्स जाते थे, वो नहीं देंगे। क्या बोला इसने? इसने बोला कि भैया सीधे पैसा लो, और इसने रंगीला को दिए 20 करोड़।
रंगीला को 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा करवाई, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया। आधिकारिक आधिकारिक घोषणा कराई, आधिकारिक घोषणा कराई कि मैं वास्तविक नवाब हूं, आपके अभी अधीन नहीं हूं, आपके अंडर में नहीं हूं, मैं वास्तविक नवाब हूं। तो याद रख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसने क्या किया था, जो मुगलों को टैक्स जाता था, क्या टैक्स अब देगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाँ या ना, जब एक इकट्ठे पैसे दे रहा है। तो मुगले को इसने टैक्स, जो गिफ्ट विफ्ट जाते थे, इस सब को उसने खत्म करा दिया और अनाउंस कर दिया, बाय गिविंग 20 करोड़ रुपीज, बाय गिविंग 20 करोड़ रुपीज टू रंगीला, टू रंगीला, he made an official announcement that I am a real नवाब, रियल नवाब। ओके, कोई दिक्कत इस बात में? अभी ठीक है। तो इसने 20 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन अगर मैं देखूं, अलीवर्दी खान ने खुद को मुक्त तो कर लिया, मुगलों से स्वतंत्र भी कर लिया उसने, इकट्ठे पैसे दे करके, मुगलों की स्थिति को देख करके। कि मैंने बताया था मोहम्मद शाह रंगीला, उसका नाम ही रंगीला क्यों है? क्योंकि वो शानो शौकत वाला आदमी था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की चिंता नहीं थी कि साम्राज्य विस्तार हो या हमारा साम्राज्य बहुत मजबूत हो, उसको मस्ती करनी थी बस। और उसको इकट्ठे पैसा जाए ऐसे आदमी को, तो वो तो आप जानते ही हो, मौज मस्ती करने वाले आदमी को तो पैसा चाहिए इकट्ठा, उसको काम वाम से मतलब नहीं होता, भैया हमको तो इकट्ठा पैसा दे दो। तो यहां पर इसके फिर तो इसका कार्यकाल मजबूत रहा होगा अलीवर्दी खान का। तो अलीवर्दी खान को बेचारे का ऐसे समझिए कि दुर्भाग्य है कि उसका पूरा जो शासनकाल है, पूरा शासनकाल 1740 से 56 तक, वो मराठाओं के साथ संघर्ष में उलझा रहा। जैसे मैं आपसे एक डेट पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1861 में। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ही तो मराठा कमजोर हुए थे। उससे पहले तो मैंने आपको बताया था 1720 से 40 तक बाजीराव ने ऐसा कर दिया था कि संपूर्ण भारतवर्ष ने घुटने टिका दिए थे मराठाओं के आगे। पेशवा बाजीराव थे जब आपके। तो 1740 की स्थिति पर विचार करिए कि मैंने आपसे कहा था बाजीराव ने सबसे बड़ा एम्पायर किया मराठों का। तो यानी कि 1740 में मराठे बहुत मजबूत स्थिति में थे। तो मराठे नजर रखते थे आपका कि भाई किधर कोई ऐसे तो नहीं है कान को हिला रहा हो, उसको पकड़ लो जा करके, उस पर कार्रवाई कर देते थे। तो इसके समय पर कार्रवाई बहुत हुई, याद रख लेना। क्या बोलेंगे? इसके समय मराठाओं से संघर्ष जारी रहा, मराठाओं से संघर्ष जारी रहा, जारी रहा। ए कंटिन्यूअस ए कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स विद मराठास, मराठास। अब इसने बहुत सारी चीजें की उनसे बचने के लिए। इसने किया कि जो इसका शहर था कलकत्ता, उस कलकत्ता के चारों ओर इसने खाई भी खुदवा ली। कलकत्ता के चारों ओर, की मराठे आते हैं बार बार लड़ते हैं हमसे आकर के, एक काम करते हैं इस कलकत्ता के चारों ओर एक खाई खोद देते हैं ताकि मराठे यहाँ पर अटैक ही ना कर पाए। लेकिन जब इसके खाई खोदने की कार्रवाई चल रही थी, तभी मराठाओं की तरफ से रघुजी थे, रघुजी भोसले, उन्होंने कार्रवाई कर दी। आपको याद हो तो मैंने कहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा कभी नहीं हारते अगर रघुजी उनकी तरफ से कार्रवाई करते। तो जबरदस्त कमांडर थे। उसने मराठाओं से संधि की, मराठाओं से संधि करके, संधि करके उड़ीसा उन्हें दे दिया, उड़ीसा उन्हें दे दिया। अब मुझे बताओ उड़ीसा को मिलाया किसने था?
बंगाल में तो आप कहेंगे भैया वो मुर्शिद कुली खां के समय में लाया गया, उन्हें दे दिया। और साथ में और क्या दिया इसने? 12 लाख रुपए वार्षिक। आप सबको पता होना चाहिए जो मराठे थे तो वो 2 टैक्स लेते थे। कौन से 2 टैक्स थे उनके? एक तो चौथ था और एक सरदेशमुखी था। तो अपने जो नजदीकी क्षेत्र तो 1/10 उत्पादन का, और नहीं तो चौथ 1/4। तो इसका जो 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में, वार्षिक चौथ कर लिया। दो चीजें हो गई। क्या बोलेंगे? अलीवर्दी खान ने क्या कर लिया आपका? देयर देयर will a treaty signed between Alivardi Khan and Marathas, and Odisha transferred to the Marathas by Alivardi Khan, and he takes a promise to give 12 लाख एज चौथ टैक्स। उसने 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। भैया आज तो तुम यार मुझे बोल रहे होगे, मैं इसमें मतलब गुनहगार नहीं हूं। मैं सही सही तुम्हें बताऊं, रिपीट कर सकता हूं बस आपके लिए चीजें। तो मैंने क्या कहा, इसके समय मराठाओं से संघर्ष जारी रहा। इसने कलकत्ता के चारों तरफ एक खाई भी खुदवाई, लेकिन रघुजी भोंसले ने वहां पर कार्यवाही करके उससे एक संधि की। ये भी इतना मजबूर हो गया, इसने कहा भाई साहब ले लो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा उड़ीसा दे दो और साथ में 12 लाख रुपए दोगे एज ए चौथ टैक्स। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ओके। देखो टॉपिक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अब मैं ये बोलूँ आपसे कि इसको मैं मंडे को कराऊंगा, फिर तो चीज़ें ज़्यादा डिले होती है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अच्छा, अलीवर्दी खान किसके साथ संघर्ष में है बताइए? मराठाओं के साथ में। अब दिक्कत क्या है कि अलीवर्दी खान जो था आपका बूढ़ा हो चला था। अब अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खान हैज नो सन। क्या बोलेंगे? अलीवर्दी अलीवर्दी खान हैज नो सन, इसके कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटी थी। क्या बोलेंगे? अलीवर्दी ने अलीवर्दी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित सिराजुद्दौला को घोषित किया। सिराजुद्दौला को घोषित। He announced Sirajuddaulah as his successor. He announced Sirajuddaulah as his successor. सक्सेसर। अब देखो मैंने कहा इसके कोई बेटा नहीं था, तो इसके सिर्फ 3 बेटियां थी। 3 बेटियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी 3 बेटी थी इसकी? थी एक बेटी मेहरुन्निसा। 3 बेटी की अगर हम बात करें, एक बेटी थी इसकी मेहरुन्निसा, जिसको घसीटी बेगम के नाम से जाना जाते हैं। मेहरुन्निसा, इसको बोला जाता है घसीटी बेगम। इसके भी अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन इसने अपनी बहन से सिराजुद्दौला के छोटे भाई को आपका दत्तक, मतलब गोद ले रखा था उसको। इसका दत्तक पुत्र था ये। इसके दत्तक पुत्र का नाम था मुरादुद्दौला। क्या बोलेंगे? मुराउद्दौला, मुराउद्दौला। दूसरी बेटी का नाम था इसकी का आपका मैमुना बेगम, मैमुना बेगम। और मैमुना बेगम जो थी, इसका बेटा था शौकतगंज। तो ये अपने बेटे को चाहती थी कि भाई मैं उत्तराधिकारी, मेरे बेटे को भी बनाया जाए, सिराजुद्दौला ही क्यों। और तीसरी बेटी जो सबसे छोटी थी उसका नाम है अमीना बेगम, अमीना बेगम। और इसका जो बेटा है वो था सिराजुद्दौला। कौन था इसका बेटा?
सिराजुद्दौला। अब एक बात बताओ, जब सिराजुद्दौला को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होगा तो बाकी की दो पुत्रियों को ये ठीक है। देखो साथी, जिन साथियों को दिक्कत हो रही है वो बाद में कर लेना, हम क्लास को कंटिन्यू रखना चाहेंगे अभी। अब ऐसा भी होता है ना, कई बार ऐसा होता है आप अभी कमेंट, कुछ बच्चे क्लास से लेट जुड़े होते हैं तो बफ लिख रहे होते हैं, तो वो क्लास में चली 10 मिनट पीछे रहा है तो उसने अभी बफ लिख दिया है। अगर हो थोड़ा सा तो प्लीज एडजस्ट कर लो, आज 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 एडजस्ट कर लो, है ना। सुन लेना तुम उसको, हम रिपीट कर दे। तीन बेटियों में से किसके बेटे को, अमीना बेगम के बेटे को सिराजुद्दौला को उसने उत्तराधिकारी घोषित किया। तो अमीना बेगम की ये दोनों बहन हैं, बड़ी बहनें हैं, तो यानी कि सिराजुद्दौला की दोनों मौसी हैं, तो ये दोनों मौसी क्या हो गई, सिराजुद्दौला के विरोध में हो गई। इसके विरोध में आएंगी, सिराजुद्दौला के विरोध में, हाँ या ना आएंगी विरोध में, लिखें यस और नो। तो पांचवा नवाब बना आपका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और ये कौन है, अलीवर्दी खान का नातिन हो गया, यानी कि बेटी का पुत्र हो गया ना, इसके नाना थे अलीवर्दी खान। अब इसके नाना इसको बहुत कुछ सिखा के गए। 1756 से 57, सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके समय पर। और सिराजुद्दौला के जो खिलाफ लोग हुए उनका क्या क्या नाम है, एक तो उसके खिलाफ कौन हो गई, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। एक उसके खिलाफ हो गई मैमुना बेगम, मैमुना बेगम। या मैमुना बेगम क्या, आप ये लिखिए शौकतगंज जाता था, शौकतगंज चाहता था नवाब बनना, तो शौकतगंज इसके खिलाफ हो गया। और जो यहाँ पर सेठ लोग हैं वो राजनीति में एक्टिव रहते ही थे, जगत सेठ। क्यों भैया सेठ लोग ये विपक्ष में ही क्यों पहुंच जाते थे, क्योंकि कारण था, जो सिराजुद्दौला था वो थोड़ा क्रूर व्यवहार का था। जगत सेठ हो गया, अमी चंद्र हो गया, राय दुर्लभ हो गया, राय दुर्लभ। और एक व्यक्ति था मीर जाफर। ये स्थिति इस समय आपको समझनी पड़ेगी, मीर जाफर। मीर जाफर से ही शुरू करते हैं। मीर जाफर अलीवर्दी खान, यानी कि जो सिराजुद्दौला का नाना है, ये आपका अलीवर्दी का जीजा है। कौन है, ये था अलीवर्दी का जीजा। और अलीवर्दी के समय पर इसको मीर बख्शी का पद मिला हुआ था। मीर बख्शी आप जानते हैं, सेना में सबसे बड़ा पद। मीर बख्शी आप सारे लोग जानते हैं, एक बार बताएं मुझे। अलीवर्दी खान का जीजा था, ठीक है। और राय दुर्लभ ये था यहाँ पर सिराजुद्दौला का सेनापति, या एक सेठ व्यक्ति था। सेनापति और सेठ दोनों था, अभी बताएंगे सेनापति किस युद्ध में बनेगा। अमीचंद एक सेठ व्यक्ति था, ये भी सेठ व्यक्ति था। शौकतगंज में आपको बता चुका। घसीटी बेगम कौन है, इसकी मौसी है। ओके सर, बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर तो यार मजबूरी है, फिर एक काम क्या करें, फिर तो मजबूरी है, फिर हम इसको मंडे को करें। ओके, एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि सिराजुद्दौला तक आप लोगों को समझ लेना है कि सिराजुद्दौला कैसे गद्दी पर आया। नेक्स्ट क्लास में आप सिराजुद्दौला का ध्यान रखें, तो फिर हम वो प्लासी का वॉर जो 1757 में होगा और बक्सर का युद्ध 1764 में होगा, तो उसको अगली क्लास में हम समझेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है ना। और कुछ नहीं कर सकते हम दोस्त, मैं यही कर सकता, बहुत ज़्यादा समस्या है। रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, मंडे से आप सब लोगों को पता होना चाहिए आपकी दो क्लासेस शुरू हैं। एक तो 1 बजे ये आपका थ्योरी हिस्ट्री चली रही है, और साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेशन से भी जरूर जुड़ना। नायक 2.0, जिन साथियों का भी आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ चाहे आपका हो, जेई आपका हो, या जीडी आपका हो, दिल्ली पुलिस आपका हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम आपका हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नायक 2.0 जो हमारा मंडे से शुरू होगा, 3 बजे वो क्लास हुआ करेगी। इस क्लास को हम रखेंगे उस टाइम पे लगभग 1.5 आवर की और 1.5 आवर की। बस मैं उम्मीद आप सब लोगों से ये करूँगा। सर अभी क्लियर है, फिर 2 मिनट बाद चला जाएगा यार। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर बंद कर देंगे, है ना। नेट कम है,
भैया होगा बंद, ये भाई साहब कह रहे हैं जरूर बंद होगी, क्योंकि नेट की स्पीड आज बहुत कम है। अब नहीं, अब रहने दो, फिर ऐसे तो वो खेल बन जाएगा, है ना। कभी बंद करो कभी शुरू। तो अब इसको मंडे में ही करेंगे, क्योंकि आज इंटरनेट पर भी काम चल रहा है। आज इंटरनेट की स्पीड इसीलिए बहुत कम है। तो सिराजुद्दौला तक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बंगाल के नवाब। और कल हम पढ़ेंगे आपका सिराजुद्दौला और संघर्ष जो अंग्रेजों के बीच में हुआ, या मीर कासिम या मीर जाफर से जो संघर्ष हुआ, किस तरह से वो युद्ध हुए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मंडे मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और रियली सॉरी, आप सबको थोड़ी सी परेशानी हुई हो क्लास में। टेक केयर, ख्याल रखिए, जय हिंद।